आज के इस खास सेशन में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी अपनी नोटबुक्स निकाल लीजिए। बिल्कुल, सभी बच्चों का क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो डीप डाइव करने वाले हैं उसका टॉपिक बहुत ही मजेदार है। हमारे सामने जो पीडीएफ है उसकी पहली स्लाइड का शीर्षक मैं पढ़ता हूँ। बताइए। इसमें लिखा है जीव जगत, मतलब द लिविंग वर्ल्ड, महत्वपूर्ण जी के तथ्य, वर्गीकरण और द्विनाम पद्धति। तो बच्चों, आज का हमारा जो ये मिशन है ना, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मतलब दुनिया में अनगिनत जीव जंतु हैं, लाखों करोड़ों। सही बात है, अनगिनत है। हाँ, और आज हम यही सीखेंगे कि वैज्ञानिक उन्हें कैसे पहचानते हैं और कैसे उनके नाम रखते हैं, ताकि पूरी दुनिया में कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। तो क्या आप सब तैयार हैं? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो स्लाइड नंबर 2 में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया गया है। इसमें लिखा है कि पृथ्वी पर जीवों की संख्या और प्रकार को ही जैव विविधता कहते हैं। हाँ। और अब तक ज्ञात प्रजातियों की संख्या लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है। बाप रे, 17-18 लाख। हाँ, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। और आगे इसमें एक समस्या बताई गई है। हर जगह जीवों के जो स्थानीय नाम होते हैं ना, यानी लोकल नाम, हाँ, वो बदलते रहते हैं, जिससे काफी भ्रम या कंफ्यूजन होता है। राइट। इसलिए एक मानक वैज्ञानिक नाम की आवश्यकता होती है। तो बच्चों, इसे ऐसे समझो, बायोडाइवर्सिटी वर्ड को अगर हम तोड़ें तो बायो का मतलब है लाइफ और डाइवर्सिटी का मतलब है वैरायटी। मतलब पृथ्वी पर इतनी सारी वैरायटी है लाइफ की। अब वो जो कंफ्यूजन वाली बात थी ना, जैसे किसी बच्चे को घर में चिंटू या मिंटू बुलाया जाता है। हाँ, निकनेम होते हैं ना सबके। बिल्कुल। लेकिन स्कूल के रजिस्टर में उसका एक स्टैंडर्ड नाम होता है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। एकदम सही। चीप। वैसे ही एक ही जीव को अलग अलग देशों या राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे प्याज को ही ले लो, कहीं उसे कांदा कहते हैं, कहीं कुछ और। एकदम सही। इसीलिए एक ग्लोबल साइंटिफिक नाम जरूरी है। तो बच्चों, क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं स्लाइड 3 पर। यहाँ नामकरण की वैश्विक संस्थाएं या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की बात की गई है। ओके। इसमें 2 संस्थाओं के नाम हैं। पहला है ICBN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। ये पौधों के वैज्ञानिक नाम का आधार है। बोटैनिकल मतलब पौधों से जुड़ा हुआ। राइट। और दूसरा है ICJN यानी इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। ये प्राणियों के वैज्ञानिक नाम का आधार है। तो बच्चों, ध्यान से सुनना, ये दोनों जो संस्थाएं हैं ना, ये पूरी दुनिया के लिए नियम बनाती हैं। मतलब कोई अपनी मर्जी नहीं चला सकता? बिल्कुल नहीं। अगर किसी वैज्ञानिक को कोई नया पौधा मिलता है, तो उसका नाम ICBN के नियमों के हिसाब से रखा जाएगा। और अगर कोई जानवर मिला तो ICZN के अनुसार। इसे ऐसे समझो स्टूडेंट्स, जैसे क्रिकेट के सभी नियम ICC बनाता है ना? हाँ, और फुटबॉल के नियम फीफा तय करता है। बिल्कुल, वैसे ही पौधों और जानवरों के ये ग्लोबल स्टैंडर्ड्स ये दोनों संस्थाएं तय करती हैं। क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 4 द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के बारे में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जनक हैं कैरोलस लीनियस। इसमें बताया गया है कि वैज्ञानिक नाम 2 चीजों से मिलकर बनता है, वंश यानी जीनस और जाति यानी स्पीशीज। ओके। उदाहरण के लिए आम का वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। इसमें मैंगीफेरा वंश का नाम है और इंडिका जाति का संकेत पद है। तो बच्चों, बाइनोमियल का मतलब ही होता है 2 नाम वाली प्रणाली। बाय मतलब 2 और रिमेंबर दिस, कैरोलस लीनियस का नाम बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। हाँ, ये अक्सर पूछा जाता है। तो इसको याद रखने का बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे इंसानों के नाम में एक फर्स्ट नेम होता है और एक सरनेम यानी उपनाम होता है। जैसे राहुल शर्मा। एकदम सही। वैसे ही जीवों के वैज्ञानिक नाम में पहला हिस्सा जीनस होता है, जो एक तरह से उनका सरनेम है, और दूसरा हिस्सा स्पीशीज होता है। मतलब आम के लिए मैंजीफेरा उसका वंश है और इंडिका उसकी जाति। राइट। क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगली स्लाइड यानी स्लाइड 5 में नामकरण के 4 मुख्य नियम दिए गए हैं, जिन्हें यूनिवर्सल रूल्स कहा गया है। रूल जानना बहुत जरूरी है। पहला नियम है भाषा के बारे में। ये नाम लैटिन भाषा में होते हैं और इन्हें हमेशा तिरछे यानी इटैलिक्स में लिखा जाता है। ओके। दूसरा नियम क्रम, पहला शब्द वंश होता है और दूसरा जाति। राइट। तीसरा नियम बक्षरों को लेकर है,
वंश का पहला अक्षर बड़ा यानी कैपिटल होगा और जाति का छोटा यानी स्मॉल। उदाहरण के तौर पर होमोसेपियंस। H कैपिटल और S स्मॉल। बिल्कुल। और चौथा नियम है लेखन का। हाथ से लिखने पर दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित यानी अंडरलाइन किया जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है। और एक महत्वपूर्ण तथ्य भी है, नाम के अंत में लेखक का नाम संक्षिप्त में लिखते हैं, जैसे मैंगीफेरा इंडिका लिन। तो स्टूडेंट्स इन रूल्स को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले लैटिन भाषा का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि ये एक डेड लैंग्वेज है। मतलब अब कोई इसे बोलचाल में इस्तेमाल नहीं करता। बिल्कुल, यानी इसमें अब कोई बदलाव नहीं होता। विज्ञान को यही स्थिरता चाहिए और टाइप करते समय इसे इटैलिक्स करते हैं। और वो कैपिटल और स्मॉल लेटर वाला नियम? वो ऐसा है बच्चों, जैसे अंग्रेजी में वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है ना, वैसे ही वैज्ञानिक नाम में सिर्फ जीनस का पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे होमो का H। राइट, बाकी सब स्मॉल होंगे। और अगर एग्जाम में कॉपी पर हाथ से लिख रहे हो तो दोनों शब्दों के नीचे अलग अलग लाइन खींचनी है। और वो जो लास्ट में लिन लिखा था? हाँ, लिन का मतलब है कि इस आम का नामकरण लीनियस ने किया था। जैसे किसी पेंटिंग के नीचे पेंटर अपना नाम लिखता है ना, बिल्कुल वैसे ही। बहुत बढ़िया उदाहरण है ये। बच्चों, क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्लाइड 6 पर आते हैं। यहाँ वर्गीकरण विज्ञान यानी टैक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स समझाया गया है। टैक्सोनॉमी के बारे में लिखा है कि जीवों को उनके दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्गों में बांटना वर्गीकरण है। इन वर्गों को टैक्सा कहते हैं। ओके। और सिस्टमैटिक्स के लिए लिखा है कि यह जीवों की विविधता और उनके विकासवादी संबंधों यानी एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स का अध्ययन है। राइट। यहाँ एक जी के फैक्ट भी है। सिस्टेमा एक लैटिन शब्द है और कैरोलस लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी था। तो बच्चों, टैक्सोनॉमी का सीधा सा मतलब है जीवों को बाहर से देखकर अलग अलग ग्रुप्स में बांटना। उन ग्रुप्स को हम टैक्सा कहते हैं। मतलब सिर्फ शक्ल सूरत देखकर? हाँ, जबकि सिस्टमैटिक्स एक कदम आगे है। इसमें हम ये भी देखते हैं कि उनका इतिहास क्या है और उनके पूर्वज कौन थे। उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ। बिल्कुल। और बच्चों, रिमेंबर दिस, लिनियस की किताब सिस्टेमा नेचुरी का नाम जरूर याद रखना। इसकी कोई एनालॉजी है क्या? बिल्कुल है। टैक्सोनॉमी ऐसा है जैसे स्कूल में बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से क्लास 6, 7 और 8 में बांट देना। समझ गया। और सिस्टमैटिक्स ऐसा है जैसे एक फैमिली ट्री बनाना, ये देखने के लिए कि कौन किसका चचेरा या ममेरा भाई है। बहुत ही शानदार तरीका है समझने का। क्या ये समझ आया? Did you understand? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। स्लाइड 7 हमें वर्गीकी पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में बताती है। ये एक क्रम है। एक सीढ़ी की तरह। हाँ। नीचे से ऊपर की ओर ये कुछ इस तरह है। जाति यानी स्पीशीज, जो सबसे छोटी इकाई है, फिर वंश, फिर कुल यानी फैमिली, फिर गण यानी ऑर्डर। राइट। उसके बाद वर्ग यानी क्लास, फिर संघ या भाग जिसे फाइलम या डिवीजन कहते हैं, और अंत में जगत यानी किंगडम, जो सबसे बड़ी इकाई है। ओके। इसमें एक जी का रूल भी है। जगत से जाति की ओर नीचे जाने पर समान गुण यानी सिमिलैरिटीज बढ़ते जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जैसा सर ने कहा, ये एक सीढ़ी की तरह है। सबसे नीचे स्पीशीज है जो एकदम खास है, और सबसे ऊपर किंगडम है जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है। इसे याद कैसे रखेंगे बच्चे? इसे एक पोस्टल एड्रेस की तरह समझो बच्चों। किंगडम मतलब आपका देश और फाइलम मतलब आपका राज्य। और क्लास मतलब शहर? एकदम सही। क्लास मतलब शहर, ऑर्डर मतलब आपका मोहल्ला, फैमिली मतलब आपका घर, जीनस मतलब आपका सरनेम, और स्पीशीज मतलब आपका अपना नाम। अरे वाह, ये तो पूरा एड्रेस बन गया। हाँ, और जैसे जैसे हम देश से आपके नाम की तरफ आते हैं, मतलब किंगडम से स्पीशीज की तरफ, समानताएं और सटीकता बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल बढ़ती हैं। क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्लाइड 8 पर माइक्रोटैक्सा समझाया गया है, मतलब जाति से कुल तक की यात्रा। सीढ़ी का निचला हिस्सा। राइट। जाति में मौलिक समानताओं वाले जीव आते हैं। उदाहरण है कि लियो यानी शेर और टाइग्रिस यानी बाघ मिलकर पैंथेरा वंश बनाते हैं। ओके। और फिर पैंथेरा वंश और फेलिस यानी बिल्ली मिलकर फेलिडी कुल बनाते हैं। एक जीके फैक्ट भी है कि कुत्तों का कुल कैनिडी है।
तो बच्चों देखो, शेर और बाघ दोनों अलग अलग स्पीशीज हैं, लेकिन उनके शरीर के कई गुण समान हैं। हाँ, दिखने में कुछ कुछ एक जैसे लगते हैं। इसीलिए उन्हें एक ही जीनस यानी पैंथेरा में रखा गया है। फिर पैंथेरा और हमारी आम घरेलू बिल्ली, इन दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया है, जिसे फेलिडी कहते हैं। मतलब बिल्ली परिवार। राइट। और ये भी याद रखना कि कुत्तों की फैमिली कैनेडी होती है। इसे ऐसे समझो कि शेर, बाघ और घरेलू बिल्ली ये सब दूर के कजिन्स की तरह हैं। अच्छा, रिश्तेदार हैं। हाँ, वे सभी एक ही फेलिडी नाम के संयुक्त परिवार का हिस्सा हैं। क्या ये समझ आया? Did you understand? Alright, let's move on to the next slide. स्लाइड 9 में सीढ़ी के ऊपरी हिस्से यानी मैक्रोटैक्सा की बात है, गण से लेकर जगत तक। अब हम बड़े ग्रुप्स की बात करेंगे। इसमें लिखा है कि फेलिडी यानी बिल्ली और शेर का परिवार और कैनेडी यानी कुत्तों का परिवार मिलकर कार्निवोरा गण बनाते हैं। ओके। फिर कार्निवोरा और प्राइमेट्स, जिसमें बंदर और मानव आते हैं, वो मिलकर मैमेलिया वर्ग बनाते हैं। राइट। इसके बाद फाइलम या डिवीजन आता है। जंतुओं के लिए संघ यानी कॉर्डेटा और पौधों के लिए भाग यानी एंजियोस्पर्म। और सबसे ऊपर है जगत, जैसे एनिमेलिया और प्लांटी। तो स्टूडेंट्स, अब हम सीढ़ी में और ऊपर जा रहे हैं। कुत्ते और बिल्लियां भले ही अलग फैमिली के हों, लेकिन दोनों मुख्य रूप से मांस खाते हैं। इसलिए उन्हें एक ही ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। फिर कार्निवोरा और प्राइमेट्स को एक बड़ी क्लास मैमेलिया में रखा गया है, क्योंकि ये सभी अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ये बहुत बड़ी समानता है। बिल्कुल। और बच्चों ध्यान देना, जानवरों के लिए हमेशा फाइलम शब्द इस्तेमाल होता है और पौधों के लिए डिवीजन। और अंत में पूरी दुनिया को 2 बड़े किंगडम्स में बांटा गया है, एनिमेलिया और प्लांटी। बहुत ही लॉजिकल सिस्टम है। बिल्कुल। क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब स्लाइड 10 पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जी का मैट्रिक्स है। इसमें 4 जीवों का पूरा वर्गीकरण है। मैं एक ही करके पढ़ता हूँ। हाँ, ध्यान से सुनना बच्चों। पहले है मानव, नाम होमो सेपियंस, वंश होमो, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेट्स, वर्ग मैमेलिया और संघ कॉर्डेटा। हाँ, ये हमारा एड्रेस है। फिर है घरेलू मक्खी, नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल मस्किडी, गण डिप्टेरा, वर्ग इंसेक्टा, संघ आर्थ्रोपोडा। राइट। तीसरा है आम, नाम मैंगीफेरा एंडिका, वंश मैंगीफेरा, कुल एनाकार्डियेसी, गण सैपेंडेल्स, वर्ग डाइकोटिलिडनी और भाग एंजियोस्पर्म। ओके। और आखिरी है गेहूं, नाम ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश ट्रिटिकम, कुल पोएसी, गण पोएल्स, वर्ग मोनोकोटिलिडनी और भाग एंजियोस्पर्म। तो बच्चों, रिमेंबर दिस, ये टेबल परीक्षा के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, इसमें से पक्का सवाल आते हैं। बिल्कुल। इसमें इंसान, मक्खी, आम और गेहूं का पूरा बायोलॉजिकल एड्रेस है। ये टेबल समझ लो इन चारों जीवों का आधार कार्ड है या उनका पूरा बायोडेटा है। हाँ, आधार कार्ड, क्या बात है। हाँ, अगर कोई पूछे कि हम इंसान सीढ़ी में कहाँ आते हैं, तो ये टेबल हमारा पूरा एड्रेस बताती है। क्या ये समझ आया? डिड यू अंडरस्टैंड? ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अब हम इस सेशन के अंत में आ गए हैं, स्लाइड 11 पर। यहाँ एक क्विक रिकैप है। ज्ञात प्रजातियों की कुल संख्या 1.7 से 1.8 मिलियन है। स्थानीय नाम की जगह वैज्ञानिक नाम का उपयोग होता है। द्विनाम पद्धति कैरोलस लिनियस ने दी थी। नाम लैटिन में होते हैं। पहला शब्द वंश जो कैपिटल होता है, दूसरा जाति जो स्मॉल होता है। राइट। वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति है और सबसे बड़ी इकाई जगत है। और पदानुक्रम में ऊपर जाने पर समानताएं घटती हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पूरी दुनिया के जीवों के नामकरण के नियम और उनके वर्गीकरण की सीढ़ी को बहुत अच्छे से समझा। बिल्कुल, बहुत ही व्यवस्थित तरीके से। लेकिन क्लास को खत्म करने से पहले मैं एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। बच्चों, सोचिए, अगर आज हमारे पास लगभग 18 लाख प्रजातियों का रिकॉर्ड है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, लेकिन समुद्र की उस अथाह गहराई में या अमेज़न के सबसे घने जंगलों में अभी कितने लाखों ऐसे जीव होंगे जिन्हें इंसानों ने आज तक देखा तक नहीं है? सच में अनगिनत होंगे। तो क्या भविष्य में हमें उन नए जीवों के लिए कोई नया किंगडम बनाना पड़ेगा? सोचिएगा इस बारे में। बहुत ही गहरा सवाल है। तो बच्चों, इसी विचार के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप लोग खुद भी इस विषय पर और रिसर्च कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। हाँ,